एक शोरूम में अचानक से सारे बाइक गायब हो जाती हैं। शोरूम में बहुत सारे लोग थे पर उनके सामने ही चोरी हो जाती है और वहाँ खड़े किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता। इंस्पेक्टर सिम्हा इस केस के इंचार्ज थे और इस केस को देख रहे थे। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की पर उसमें कुछ नहीं मिला। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सेकंड में सारी बाइक्स चोरी हो गई और किसी को पता भी नहीं चला? ये तो मेरी समझ से बाहर है। लगता है अब डिटेक्टिव जे को ही बुलाना पड़ेगा। वही अपना दिमाग दौड़ाकर इस केस को सॉल्व कर सकता है। इंस्पेक्टर सिम्हा ने डिटेक्टिव जे को बुला लिया और डिटेक्टिव जे ने वो सीसीटीवी फुटेज चेक की। उसमें उसने देखा कि एक आदमी जिसकी अभी जेब खाली थी वो अचानक से भर गई थी, पर उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि आखिर कोई बाइक अपनी जेब में कैसे छुपा सकता है, वो भी इतनी सारी। ऐसे ही एक और बाइक शोरूम में चोरी हो जाती है और उसके बाद फिर उस आदमी की जेब भर जाती है। डिटेक्टिव जे ने सीसीटीवी फुटेज अच्छे से चेक की तो उसमें भी एक आदमी पर शक गया जिसकी जेब चोरी के बाद भर गई थी। ये वही आदमी था, बस इस फुटेज में उस आदमी ने मुंह पर मूछें लगाई हुई थी। पर डिटेक्टिव जे बहुत इंटेलिजेंट है, उसने उसके गाल पर वो तिल पहचान लिया जो पहली वाली सीसीटीवी फुटेज में भी था, जिससे डिटेक्टिव जे समझ गया। कुछ देर बाद ऐसी ही एक चोरी का और फोन आता है जिसमें भी एक बाइक शोरूम में ऐसी ही बाइक चोरी हो गई थी। डिटेक्टिव जे उस शोरूम की भी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसमें भी वही आदमी था, बस उसका पहनावा और कुछ दाढ़ी लगी हुई थी, पर तिल वही था। और चोरी के बाद इस वीडियो में भी उसकी जेब भर गई थी। डिटेक्टिव जे अब समझ गया था कि चोर एक ही आदमी है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस आदमी को पकड़ा कैसे जाए और ये अगली चोरी कहाँ करने वाला है। आदमी तो एक ही है जो ये सारी चोरी कर रहा है, पर अब अगली चोरी होगी कहाँ, वो पता करना होगा। डिटेक्टिव जे ने शोरूम की डिटेल्स मंगाई और एक क्लू उसके हाथ लगा। पहली चोरी हुई 10202 शोरूम में, उसके बाद 10304 शोरूम में, उसके बाद 10406 शोरूम में। इसी से डिटेक्टिव जे समझ गया कि अगली चोरी कहाँ होगी। अगली चोरी 10508 में होगी। डिटेक्टिव जे बिना टाइम वेस्ट किए उस शोरूम में पहुंच जाता है और वो देखता है कि वो आदमी यहाँ भी है, लेकिन तभी अचानक से शोरूम में रखी सारी बाइक एकदम से चोरी हो जाती हैं और उस आदमी की जेब भर जाती है। डिटेक्टिव जे उसके पास जाता है और उसको पकड़ लेता है। वो एक जादूगर था जो किसी भी चीज को छोटा करके अपनी जेब में रख सकता था। डिटेक्टिव जे ने इंस्पेक्टर सिम्हा को वहीं बुला लिया और उसे पकड़वा दिया। अब वो जेल की सलाखों के पीछे पड़ा हुआ है। बांसपुर गांव में पीलू ऑटो रिक्शा चलाती थी। उसका एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल कोयल मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। पीलू जी, आप बहुत मेहनत करती है और टिल्लू को पढ़ा रही है, लेकिन आपकी मेहनत पानी में जा रही है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए पीलू जी, क्रिसमस पास आ रहा है। सभी बच्चे क्रिसमस की एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर आपका बेटा स्कूल में टाइम पास करता है। वो लकड़ी के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्लास में ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो एग्जाम कैसे पास करेगा? आप उसे कुछ काम में ही लगवा दो, यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा मत बोलिए मैडम, वो मेरे जैसा गरीब ना रहे इसलिए उसे यहाँ पढ़ा रही हूँ। मैं उसे समझाऊंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल मुझे बुलाई थी। तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो और बेकार में लकड़ी के सामान बनाते हो। मैं पढ़ाई ध्यान भी देता हूँ और साथ में लकड़ी के खिलौने भी बनाता हूँ। मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ माँ। लेकिन तू लकड़ी के खिलौनों को क्यों बना रहा है? एक काम में ही ध्यान क्यों नहीं देता? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में खिलौने बनाना। माँ, क्रिसमस पास में है, बच्चे लकड़ी के खिलौने खरीदते हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं खिलौना बनाऊं। नहीं बेटा, मैं ऑटो चला रही हूँ ना, तो फिक्र मत कर और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान लेता है, लेकिन उसी रात
कालू कौवा पीलू के घर में उसके ऑटो के पास आता है। कालू भी ऑटो चलाता था और पीलू से जलता था। वो एक औरत होकर ऑटो क्यों चलाती है, ये उसका ख्याल था। कालू अपने मन में कहता है, पीलू पिद्दी चिड़िया, तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरे ऑटो को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू ऑटो को नकली चाबी से खोल देता है और उसका इंजन और पहिए चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपने ऑटो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये गरीबी में तो कैसी परीक्षा ले रहा है। मेरी ऑटो का तो इंश्योरेंस भी नहीं है। अब मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊंगी। ऑटो के लिए बैंक से जो कर्ज लिया था उसे भी चुकाना है। सोची थी इस बार क्रिसमस में लोग घूमने फिरने के लिए ज्यादा बाहर निकलेंगे तो मेरी ऑटो से कमाई हो जाएगी। सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसा मांगने के लिए मकान मालिक आता था, बैंक वाले आते थे। पीलू बहुत उदास होने लगी थी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू स्कूल खत्म होने के बाद जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता है और उन लकड़ियों को तराशने लगा। छन्नी और हथौड़े की मदद से वो एक सुंदर लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना लेता है। फिर टिल्लू उस ऑटो ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है। माँ देखो, तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? ये लकड़ी का इतना बड़ा ऑटो तू कहाँ से लाया है? माँ, ये ऑटो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं आया। अब तुम क्रिसमस में इसको लेकर चलाओ। और हाँ, वो पुराना हिस्सा ऑटो का है ना, उसको मैं इस ऑटो के ऊपर फिट कर देता हूँ। ये डबल डेकर ऑटो बन जाएगा। मैं इस पे वाटरप्रूफ पेंट कर दूंगा। वाओ मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर गर्व है। फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। पीलू के डबल डेकर ऑटो में बहुत से सवारी बैठ जाते थे। हे भगवान, इस ऑटो को अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये ट्रिपल डेकर ऑटो ले आएगी, फिर बस ही बना देगी। मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। वो स्कूल में फर्स्ट आता है। कोयल प्रिंसिपल उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरपुर नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत चतुर था। उसने बहुत सी कलाएं सीखी। उसे तीर चलाना आ गया, उसने नाव चलाना सीख लिया और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना भी सीख लिया। उसके बाद वह घर लौटा। अब तो मैं सब कुछ सीख गया हूँ। मैं जितने धन कमाना चाहता हूँ उतना कमा सकता हूँ। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। ऐसे उसके मन में बहुत घमंड चढ़ गया था। बड़े घमंड से वह सब लोगों से कहता, इस दुनिया में मेरे साथ मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ। उसी गांव में आचार्य जयसूर्या भी अपना डेरा लगाए हुए रहते हैं। तो वह इस बालक को देखते हैं और मन में सोचते हैं कि इसे शिक्षा देने की जरूरत है। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए। भवती भिक्षां देहि। तो उस लड़के ने पूछा, तुम कौन हो और ये भिक्षाटन क्यों कर रहे हो? कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते? मुझे ही देख लो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आचार्य ने कहा, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूँ। उनकी बात लड़के को कुछ समझ में नहीं आई। तो उसने कहा, उसका मतलब क्या है? किसी के भी मन को वश में कर लोगे? तो आचार्य कहते हैं, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई घर बनाना जानता है,
लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। वह लड़का आचार्य यह कहने पर भी कुछ नहीं समझ सका। उसने फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? शासन तो राजा बनाते हैं और प्रजा पालन करते हैं। हंसते हुए आचार्य ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता। इस तरह उसका मन उसके वश में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। आचार्य की यह सब बातें सुनकर अपनी गलती की एहसास हो जाती है राजू को। तब राजू आचार्य को विनम्रता से नमस्कार करते हुए कहता है, गुरुवर्य, माफ कर दीजिए मुझे। मैं अपने हुनर को सराहने से ज्यादा घमंड कर रहा था। मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। उस दिन के बाद राजू किसी के सामने अपने हुनर का डींगे नहीं मारता था और एक अच्छा और प्यार भरा इंसान होके अपनी जिंदगी बिताने लगा।